Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum to all students. Welcome in online classes. और मैं हूं आपका होस्ट हुस्नैन अली मुगल। आज हम करने जा रहे हैं 10th क्लास की फिज़िक्स, और 10th क्लास की फिज़िक्स का चैप्टर नंबर 10 हमने शुरू किया हुआ था, और उसका हमारे पास दो सिंपल टॉपिक हमने शुरू किया हुआ था, सिंपल हार्मोनिक मोशन। उस सिंपल हार्मोनिक मोशन में सबसे पहले तो हमने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन की। उसके बाद हमने मैथ स्प्रिंग सिस्टम को डिस्कस किया। उसके बाद बॉल एंड बॉल सिस्टम को डिस्कस किया कि बॉल एंड बॉल सिस्टम और स्प्रिंग मैथ अटैच टू स्प्रिंग, उन दोनों की मोशन क्या थी, सिंपल हार्मोनिक मोशन थी। आज हम डिस्कशन करने लगे हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम, जो कि हमारा टॉपिक है मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। बेसिकली ये लॉन्ग क्वेश्चन है, और क्वेश्चन पेपर में किस तरह आता है, आप क्वेश्चन नंबर 3 इस चैप्टर का है, तीसरा लॉन्ग क्वेश्चन है। क्वेश्चन आपको नज़र आ रहा होगा, डिफाइन सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन को डिफाइन करो। उसके बाद एंड प्रूव दैट द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज SHM। SHM का मतलब है सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहता जी सबसे पहले तो आपने सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन बतानी है। उसके बाद आपने प्रूव करना है कि ये जो मोशन है सिंपल पेंडुलम की, ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है कि नहीं, प्रूव करवाना है आपने कि ये सिंपल हार्मोनिक मोशन है। उसके बाद सबसे पहले तो हम सिंपल हार्मोनिक मोशन की डेफिनेशन करते हैं, जो कि हमने रिसेंट टॉपिक में भी डिस्कस किया था, मोशन ऑफ मास अटैच टू स्प्रिंग। ठीक है, उससे ही कुछ हमने डेफिनेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन की डिस्कस की थी, उसको दोबारा हम रिकॉल करवाते हैं। कहता है जी सिंपल हार्मोनिक मोशन है क्या। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन अकर्स। कहता है सिंपल हार्मोनिक मोशन होगी, कब होगी, व्हेन, जब नेट फोर्स इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। कहता है जब उसकी नेट फोर्स जो सी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी टू द डिस्प्लेसमेंट के फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। कहता है डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी, और किधर से डिस्प्लेसमेंट लेना है आपने, मीन पोजीशन से डिस्प्लेसमेंट लेना है, एंड ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। और वो किसकी डायरेक्शन में होगी, मीन पोजीशन की डायरेक्शन में। इसको हम कह सकते हैं कि सिंपल हार्मोनिक मोशन ऐसी मोशन है जिसमें उसकी जो नेट फोर्स होती है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है डिस्प्लेसमेंट के, और डिस्प्लेसमेंट आपने लेना है किधर से, मीन पोजीशन से, जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। तो ये हमने पिछले टॉपिक में डिस्कस किया था। अब हम करते हैं सिंपल पेंडुलम की डेफिनेशन के बारे में डिस्कशन। सिंपल पेंडुलम सबसे पहले तो होता क्या है, ठीक है, सिंपल पेंडुलम के बारे में हमें पता होना चाहिए। सिंपल पेंडुलम अगर आप देखें तो फिगर में आपको नज़र आ रहा होगा, ये सिंपल पेंडुलम है। सिंपल पेंडुलम की अगर आप गौर करें तो हमारे पास सबसे पहले तो इसकी ये नीचे गोला सा बना हुआ है, जिसको हम दाती गोली कहते हैं। ये आमतौर पर लोहे की या किसी और मेटल की होती है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके बाद ये एक सीधी लाइन नज़र आ रही है आपको। ये बेसिकली लाइन नहीं है, ये धागा है जिसको हम थ्रेड कहते हैं। और उसके बाद ऊपर अगर आप देखें तो ये है रिजिड सपोर्ट, अपर सपोर्ट है। उसके साथ आपने क्या किया है, इसको बांध दिया है। सिंपल हम इसकी डेफिनेशन को देखें तो सिंपल पेंडुलम है क्या। कहता है जी अगर आप एक धाती गोली लो, ठीक है, और उसको बांध दो किसके साथ, लेंथ L के धागे के साथ, ठीक है, और उसको अपर साइड से रिजिड सपोर्ट के साथ फिक्स कर दो, तो इसको हम क्या बोलेंगे, पेंडुलम कहेंगे, सिंपल पेंडुलम कहेंगे। तो इसकी डेफिनेशन देखते हैं। कहता है इट कंसिस्ट ऑफ ए स्मॉल बॉब ऑफ मास m। कहता है इसमें सिंपल पेंडुलम में एक आपके पास बॉब होगा, उस दाती गोली का नाम है, उसको इंग्लिश में कहते हैं बॉब। कहता है स्मॉल दाती गोली होगी जिसका मास आपके पास m होगा, सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्ट्रिंग ऑफ लेंथ L। लाइट स्ट्रिंग का मतलब है कि ऐसी रस्सी होनी चाहिए जो ना ही ज़्यादा मोटी हो, ठीक है, और ना ही उसका मास ज़्यादा हो, ठीक है, हल्की होनी चाहिए, बारीक होनी चाहिए और मजबूत होनी चाहिए। ये नहीं कि दाती गोली आप उसके साथ बांधे और टूट जाए, ठीक है। तो इसके बाद कहता है जी इट्स फिक्स्ड एट अपर एंड। इसको हम क्या बोलते हैं, सिंपल पेंडुलम। कहता है जी इट कंसिस्ट ऑफ स्मॉल बॉब। कहता है इसमें एक स्मॉल बॉब होता है, सस्पेंडेड फ्रॉम ए लाइट स्ट्रिंग, जिसको हम लाइट स्ट्रिंग से सस्पेंड करते हैं, ऑफ लेंथ L। लेंथ L होगी। कहता है एट इट्स अपर एंड,
और उसके अपर एंड से आप इसको फिक्स कर देंगे। तो उसके बाद अगर हम देखें तो ये तो मैंने सिंपल पेंडुलम के थोड़ा सा डिस्कशन आपको बता दी कि सिंपल पेंडुलम होता क्या है। अगर आप गौर करें इसके साथ वाली मोशन को देखते हैं, सिंपल हार्मोनिक मोशन की पेंडुलम की। अगर आप इसको बॉब को एक साइड पे लेके जाके छोड़ दें तो ये इस तरह ऑसिलेट कर देगा अपने मीन पोजीशन के आगे पीछे, जिसको हम टू एंड फ्रो मोशन कहते हैं और इसको ऑसिलेटरी मोशन भी कहते हैं। अब हम इसकी पोजीशंस को देखते हैं। अगर आप देखें तो जिस पोजीशन से आपने इसको छोड़ा है ये इसकी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जिस पोजीशन से दोबारा अपनी पहले वाली हालत में वापस आने की कोशिश कर रहा है वो दूसरी एक्सट्रीम पोजीशन है, और जो अभी ओ पोजीशन है सेंटर वाली, तो एक्सट्रीम पोजीशंस के नाम हमने ए और बी रखे और मेन पोजीशन का नाम हमने ओ रखा। इसी तरह ये मेन पोजीशन के आगे पीछे क्या करता रहेगा, वाइब्रेट करेगा। इसी तरह अगर वो ए से अपनी मोशन को स्टार्ट करता है और दोबारा ए पर ही आ जाए, बी से दोबारा ए पर आ जाए, तो इसको कहते हैं ऑसिलेशन। तो सिंपल पेंडुलम की ये आपके पास पोजीशंस के बारे में बताया गया है। अगर आपका पेंडुलम ये सिंपल, पहले तो ये पेंडुलम इधर इस पोजीशन पे कैसे पहुंचेगा। अगर हम बात करें तो इस पोजीशन में जब पेंडुलम होगा तो ये इक्विलिब्रियम पोजीशन होगी। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ना तो गोली ऊपर की तरफ जाएगी, ना ही लेफ्ट साइड पे जाएगी, ना ही राइट साइड पे जाएगी, ना ही नीचे की तरफ जाएगी। इसमें गोली हमारी क्या होगी, सस्पेंड होगी, एक ही जगह पे ठहरी रहेगी। इसको कहते हैं इक्विलिब्रियम पोजीशन, ठीक है, या मीन पोजीशन। इसके बाद अगर हम बात करें इसको अगर हम डिस्प्लेस करवा दें इससे राइट साइड पे, ठीक है, डिस्प्लेस करवा दें, इधर कहीं मैं ले लेता हूँ, जिस तरह ये है आपके पास, इधर आपने इस गोली को ए पोजीशन, गोली को ओ, सिंपल आपकी बुक में ये ओ है, ओ पोजीशन से आपने इसको डिस्प्लेस करवाया है किधर, ए तक, ठीक है। और डिस्प्लेस करवा के जब आप इसको छोड़ेंगे तो ड्यू टू इनर्शिया ये आप ये गोली जो सी है इधर ठहर नहीं सकेगी, ये किधर को आएगी, मूव करेगी इस डायरेक्शन में, फिर इधर से इधर, फिर इधर से इधर, इस तरह ये अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। इसको कहते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम। तो बेसिकली अगर हम देखें तो जो इसमें सिंपल पेंडुलम ने हमने डिस्कशन करनी है वो हमारे पास तीन पोजीशंस हैं, एक मेन पोजीशन और दो हैं आपके पास एक्सट्रीम पोजीशन। अब मेन पोजीशन के बारे में हम डिस्कशन करेंगे, उसके बाद हम एक्सट्रीम पोजीशन पे आ जाएंगे। एक्सट्रीम पोजीशन चूँकि दोनों ही सेम तरह की हैं तो इसमें हम ज़्यादा फोकस करेंगे कि एक एक्सट्रीम पोजीशन को हम बयान कर दें, उसके बाद दूसरी जो एक्सट्रीम पोजीशन होगी उसको हम सिमिलर कह देंगे। तो मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम ये आपके बात कहते थे, मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम इज अ सिंपल हार्मोनिक मोशन। कहते हैं मोशन ऑफ सिंपल पेंडुलम जो सी है वो सिंपल हार्मोनिक मोशन है, ठीक है। तो उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं। तो एक्सप्लेनेशन क्या आ गई, कहता है जी हम डिस्कस करना चाह रहे हैं जी ये जो सिंपल पेंडुलम की मोशन है एट मीन पोजीशन ओ पे डिस्कस करेंगे, उसके बाद एक्सट्रीम पोजीशन ए पे डिस्कस करेंगे एंड एक्सट्रीम पोजीशन बी और बी पे डिस्कशन करेंगे। और सबसे पहले तो हम मेन पोजीशन पे डिस्कशन करते हैं जिसको हम इक्विलिब्रियम पोजीशन भी कहते हैं। कहता है जी अगर हम बात करें इक्विलिब्रियम पोजीशन की तो इक्विलिब्रियम पोजीशन आपके पास ऐसी पोजीशन है जब वो रेस्ट की हालत में होगा। तो रेस्ट की हालत में तो आपने पढ़ा होगा है कि वेट क्या होता है। जब हम किसी भी चीज़ को धागे के साथ बांधते हैं तो वेट जो सा है वो नीचे की तरफ वर्टिकली डाउनवर्ड होता है, जबकि जो धागे पे टेंशन स्ट्रेसनेस होती है उसको कहते हैं टेंशन, वो अपवर्ड होती है। तो बेसिकली उस कंडीशन में अगर आपकी दोनों वेट और टेंशन इक्वल है तो वो ना ही बॉडी ऊपर की तरफ जाएगी ना ही नीचे की तरफ आएगी। इसको कहते हैं हम इक्विलिब्रियम कंडीशन। इसमें आमतौर पर दोनों फोर्सेस एक दूसरे को कैंसिल कर देती हैं जिसकी वजह से बॉडी में कोई मोशन नहीं पाई जाती। अच्छा जी, तो इधर आ जाते हैं हम। कहता जी एट मीन पोजीशन ओ देयर इज नो मोशन। कहता मीन पोजीशन पे कोई मोशन नहीं होगी पेंडुलम में, बिकॉज द नेट फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉब। कहता जी नेट फोर्स जो सी है वो बॉब पे एक्ट करेगी इज जीरो, इस पर कोई फोर्स नहीं होगी, ठीक है, क्योंकि दोनों फोर्सेज एक दूसरे को क्या कर देंगी, कैंसिल कर देंगी। वो बता रहा है द वेट ऑफ द बॉब का जो वेट है W एक्टिंग वर्टिकली डाउनवर्ड, कहता है वो नीचे की तरफ एक्ट करेगा, वाइल टेंशन जो टेंशन है वो वर्टिकली अपवर्ड एक्ट करेगी। दे कैंसल ईच अदर, ये दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल कर देंगी। क्यों कैंसिल कर देंगी, सिंस बोथ आर इक्वल बट ऑपोजिट डायरेक्शन। कहता है दोनों है इक्वल लेकिन दोनों की डायरेक्शन क्या है,
ऑपोजिट है। अब ये हमने पोजीशन ओ पे डिस्कशन कर ली। अब हम चलते हैं नेक्स्ट पोजीशन पे, एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो ये हमारी एक्सट्रीम पोजीशन है ए वाली, ठीक है। तो ये एक्सट्रीम पोजीशन ए वाली है। अगर हम बात करें तो जैसे ही मैं इस बॉब को, इस दाती गोली को इधर से पकड़ के ए पोजीशन पर लाऊंगा, तो ए पोजीशन पर ला के जब मैं इसको छोड़ूंगा तो ये जो सा दाती गोली है ये वो मूव करेगी इस डायरेक्शन में। तो बेसिकली इस डायरेक्शन में इसको मूव कौन करवा रहा है, अब हम उसकी डिस्कशन करना चाह रहे हैं। इधर भी अगर आप गौर करें तो अभी भी तो ये हम इसकी कोई ना कोई ज़मीन से हाइट है ना, तो इसका वेट जो सा वर्टिकली डाउनवर्ड ही एक्ट करेगा, ठीक है। और अगर आप गौर करें, अगर वेट वर्टिकली डाउनवर्ड एक्ट कर रहा है तो फिर वो कौन सी फोर्स है जो इस दाती गोली को मेन पोजीशन की तरफ लेके आ रही है। तो आज हमने वही डिस्कशन करनी है कि वो फोर्स कौन सी है, ठीक है, जो इसको मूव करवा रही है मेन पोजीशन की तरफ। तो सिंपली आपने गौर करना है कि अगर आप इस लाइन को आगे की तरफ बढ़ा दें और इसको भी आगे की तरफ बढ़ा दें तो ये जोन सा है ये वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है, और ये जोन सी है लाइन ये बेसिकली टेंशन की लाइन है। तो इन दोनों के दरमियान अगर आप गौर करें तो ये जो सिचुएशन इधर बन रही है यही सिचुएशन इधर बनेगी, ठीक है। और टी और वेट जोन सा है डब्ल्यू, उन दोनों के दरमियान एंगल क्या बन जाएगा, थीटा बन जाएगा। अगर आप उन दोनों को रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करें तो रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में रिजॉल्व करने के बाद आपके पास दो कंपोनेंट आएंगे, एक mg साइन थीटा आएगा और एक mg कॉस थीटा आएगा। अगर आप गौर करें तो ये जो mg कॉस थीटा है, mg कॉस थीटा, ये mg कॉस थीटा जोन सा है, mg कॉस थीटा हमारा इधर को है, इस डायरेक्शन में है, और जो आपके पास टी है टेंशन वो अपवर्ड डायरेक्शन में है। दोनों की कह लें कि लाइन ऑफ एक्शन सेम है लेकिन इनकी डायरेक्शन ऑपोजिट है। तो यही वजह है कि ये दोनों एक दूसरे को कैंसिल कर देंगी। इस एम जी कॉस थीटा की वजह से बॉडी में कोई मोशन है नहीं होगी। अब सिंपल बची कौन सी, एम जी साइन थीटा। एम जी साइन थीटा जो से है ये वेट्स को वो वेट का वो कंपोनेंट है जो बॉडी को क्या करवाता है, मूव करवाता है। तो सिंपली हम कह सकते हैं कि ये एम जी साइन थीटा जो सा है ये रिस्टोरिंग फोर्स है जो बॉडी को क्या करवा रही है, मूव करवा रही है और मोशन की वजह बन रही है। तो अब हम एक्सट्रीम पोजीशन को थोड़ा सा इसको वर्डिंग को देखते हैं। वैसे तो मैंने समझा दिया, अब थोड़ा सा इसकी वर्डिंग को देखते हैं। कहता है नो इफ वी ब्रिंग द बॉब, कहता है अगर आप बॉब को ब्रिंग करें, लाएं, किधर लाएं, एट एक्सट्रीम पोजीशन ए, एक्सट्रीम पोजीशन ए पर लेके आए, द नेट फोर्स इज नॉट जीरो। कहता है अब नेट फोर्स जीरो नहीं है क्योंकि दोनों ही डायरेक्शन ही क्या है, बदल गई हैं। अब वेट वर्टिकली डाउनवर्ड है लेकिन टेंशन किधर को हो गई है, इस डायरेक्शन में। कैंसिल तो वो तभी करेंगे जब उनका लाइन ऑफ एक्शन सेम हो, डायरेक्शन अपोजिट हो। तो ये तो डायरेक्शन भी इनकी डिफरेंट हो गई है ना। कहता है देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। कहता है इस सिचुएशन में जोन सी हमारे पास सॉरी थोड़ी लाइन मिस हो गई। कहता नो रिजॉल्व द वेट इनटू इनटू परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स। परपेंडिकुलर कंपोनेंट्स भी आप इन्हें कह सकते हैं, रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स भी कह सकते हैं। कहता है जी देयर इज नो फोर्स, देयर इज नो नेट फोर्स एक्टिंग अलोंग द स्ट्रिंग। कहता है स्ट्रिंग में अब कोई भी नेट फोर्स एक्ट नहीं करेगी टी। कहता है जी उसके बाद कहता है इन द स्ट्रिंग कैंसल्स। कहता है जो टेंशन होगी वो कैंसिल होगी किससे, वेट एम जी कॉस थीटा। ये मैंने पहले बता दिया कि ये जो सा एम जी कॉस थीटा ये कैंसिल कर देगा किसको, टेंशन को। इस वजह से ना बॉडी इस डायरेक्शन में मूव करेगी ना ही इस डायरेक्शन में मूव करेगी। उसके बाद आ गया कहता है हैंस देयर इज नो मोशन अलोंग दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में कोई मोशन नहीं होगी। उसके बाद काज ऑफ मोशन, मोशन की जो वजह है वो क्या है, द कंपोनेंट ऑफ द वेट एम जी साइन थीटा इज डायरेक्टेड टुवर्ड द मेन पोजीशन। कहता है ये मेन पोजीशन की डायरेक्शन में होगा, मेन पोजीशन की तरफ होगा, एंड एक्ट एज रिस्टोरिंग फोर्स। और कहता है रिस्टोरिंग फोर्स के तौर पर एक्ट करेगा। ड्यू टू दिस फोर्स, इस फोर्स की वजह से बॉब स्टार्ट्स मूविंग, बॉब मूव करना शुरू कर देगा टुवर्ड द मीन पोजीशन, मीन पोजीशन की तरफ। एट ओ पे अगर हम बात करें द बॉब है मैक्सिमम वेलोसिटी। कहता है उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी। कहता है वी एंड ड्यू टू इनर्शिया, इनर्शिया की वजह से इट डज नॉट स्टॉप, ये नहीं रुकेगा। ठीक है जी। इसकी एग्जांपल यही है कि अगर आप गाड़ी चला रहे हैं तो एकदम अगर आप उस पर ब्रेक लगाते हैं तो गाड़ी उधर नहीं रुकती, उस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से कुछ आगे जाके रुकती है। तो यही वजह इधर भी हुई कि ये जो सा आपका बॉब है
धाती गोली जौन सी है वो जब ए से ओ तक आएगी तो ओ पर ड्यू अनर्शिया की वजह से वो नहीं ठहर सकेगी, फिर ओ से किधर जाएगी बी पर, बी से दोबारा ओ पर, ओ से दोबारा ए पर, इस तरह वो अपनी मोशन को कंटिन्यू रखेगी। कहता है स्टार्ट मूव टुवर्ड द मेन पोजीशन ओ एट ओ बॉब हैज़ मैक्सिमम वेलोसिटी। कहता है इस ओ पर उसकी वेलोसिटी मैक्सिमम होगी ड्यू टू अनर्शिया। कहता है इट डज नॉट स्टॉप, कहता है ये नहीं रुकेगा, रैदर इट्स कंटिन्यू, कहता है ये कंटिन्यू रखेगा टू मूव टुवर्ड एक्सट्रीम पोजीशन बी। कहता है एक्सट्रीम पोजीशन बी की तरफ मूव करेगा ड्यूरिंग दिस मोशन, इस मोशन की वजह से टुवर्ड द मेन पोजीशन टुवर्ड द बी एक्सट्रीम पोजीशन जिसे हम कहते हैं। कहते हैं ड्यूरिंग इट्स मोशन टुवर्ड बी इट्स वेलोसिटी बिकम्स डिक्रीजेस। कहते हैं इसकी वेलोसिटी क्या होती जाएगी, कम होती जाएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स। क्यों कम होगी, क्योंकि रिस्टोरिंग फोर्स तो है ही मेन पोजीशन की तरफ ना, तो जब मेन पोजीशन के अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है तो इसकी जो वेलोसिटी है वो कम से कम होती जाएगी, और जब बी पर पहुंचेगा तो वो क्या हो जाएगी, जीरो। कहते हैं द वेलोसिटी ऑफ द बॉब बिकम्स जीरो एट इट्स रीच एट ई। कहते हैं जैसे ही वो ई पर रीच करेगा तो इसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी, जीरो हो जाएगी। अच्छा जी, उसके बाद हम डिस्कशन करते हैं एट एक्सट्रीम पोजीशन बी पर हम डिस्कशन अब करने लगे हैं। पहले हमने ए को डिस्कस किया। कहते हैं फ्रॉम एक्सट्रीम पोजीशन बी द रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा स्टिल्स एक्टिंग टुवर्ड द मेन पोजीशन। कहता है इस पोजीशन पे भी जो रिस्टोरिंग फोर्स mg sin थीटा है वो किस डायरेक्शन में है, मेन पोजीशन ओ की तरफ है। कहता है ड्यू टू दिस फोर्स द बॉब्स अगेन स्टार्ट्स मूविंग टुवर्ड मेन पोजीशन। कहते हैं इस रिस्टोरिंग फोर्स की वजह से जो धाती गोला है दोबारा मेन पोजीशन की तरफ मूव करना शुरू कर देगा। इन दिस वे, इस तरीकाकार के मुताबिक, इस तरीके से द बॉब कंटिन्यू इट्स टू एंड फ्रो मोशन। कहता है बॉब अपनी टू एंड फ्रो मोशन को कंटिन्यू रखेगा अबाउट मेन पोजीशन के गिर्द, ओ के गिर्द। कहता है इट इज क्लियर, कंक्लूजन्स आ गई अब इसके बाद। कहता है इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन। कहता है अबव डिस्कशन जो हमने की है इसे हम क्लियरली कह सकते हैं जो बॉब है वो मूव कर रहा है मेन पोजीशन के अबाउट टू एंड फ्रो, उसके इर्द गिर्द मूव कर रहा है। कहता है जी इट इज क्लियर फ्रॉम द अबव डिस्कशन द स्पीड ऑफ द बॉब्स इंक्रीजिंग व्हाइल इट मूव्स टुवर्ड ओ। कहता है जैसे वो ए से ओ की तरफ आता है तो ओ पर आते हुए उसकी जो वेलोसिटी है वो मैक्सिमम होती जाती है, लेकिन जैसे ही वो ओ से हटता है एक्सट्रीम पोजीशन की तरफ जाना शुरू कर देता है तो उधर जाके उसकी वेलोसिटी क्या हो जाती है, कम होना शुरू हो जाती है, जिसको जीरो कहते हैं। उसके बाद कहते हैं एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब आल्सो डायरेक्टेड टुवर्ड ओ। कहता है यही वजह है कि जो एक्सेलरेशन होगा वो ओ की तरफ होगा, क्योंकि ओ पे उसकी वेलोसिटी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा। कहते हैं सिमिलरली व्हेन द बॉब्स मूव्स फ्रॉम ओ टू बी। कहते हैं जब ओ से बी की तरफ जाएगा इट्स स्पीड डिक्रीज, जो मैंने पहले बता दिया उसकी स्पीड क्या होती जाएगी, डिक्रीज होती जाएगी ड्यू टू रिस्टोरिंग फोर्स विच अगेन एक्ट टुवर्ड ओ। कहते हैं इट फॉलोज द एक्सेलरेशन ऑफ द बॉब ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मेन पोजीशन। कहता है फिर हम कह सकते हैं कि जो एक्सेलरेशन है बॉब का वो मेन पोजीशन की तरफ, ओ की तरफ होता है। उसके बाद रिजल्ट क्या निकला, कहता है हेंस द मोशन ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज सिंपल हार्मोनिक मोशन। वी हैव द फॉलोइंग फार्मूला। कहता है हमारे पास एक फार्मूला है जिसके जरिए हम इसका टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। टाइम पीरियड बेसिकली है क्या, जब बॉब को आप ओ से छोड़ें और दोबारा ओ से ए तक लेके जाएं, ए से जब हम उसको छोड़ेंगे तो दोबारा जब वो अपनी एक रेवोल्यूशन कंप्लीट चक्कर मुकम्मल करने के बाद ही पर पहुंचेगा, जितना टाइम लेगा उस टाइम को कहते हैं टाइम पीरियड। तो वो बेसिकली हमारे पास फार्मूला है। कहता वी हैव टू फॉलोइंग फार्मूला फॉर द टाइम पीरियड ऑफ द सिंपल पेंडुलम टी इज इक्वल टू 2π√L/g। कहता है टी इज द टाइम पीरियड, एल इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग एंड जी इज द ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। उसके बाद आगे आ गया जी हमारे पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं। शॉर्ट क्वेश्चंस क्या हैं, कहता है जी इफ़ द लेंथ ऑफ द सिंपल पेंडुलम इज डबल। कहता है अगर आप लेंथ सिंपल पेंडुलम की डबल कर दें तो व्हाट विल बी द चेंज इन इट्स टाइम पीरियड। कहता है इसके टाइम पीरियड में क्या फ़र्क आएगा। अब टाइम पीरियड में कितना फ़र्क आता है उसके बारे में हम डिस्कशन करना चाह रहे हैं। तो अगर आप गौर करें तो सिंपल पेंडुलम का जो टाइम पीरियड है वो हम किससे फाइंड कर सकते हैं, टी इज इक्वल टू 2π√L/g। तो ये आपके पास एक फार्मूला दिया गया है टी इज इक्वल टू 2π√L/g का, ठीक है।
तो इस फार्मूले को फॉलो करके हम इसका टाइम पीरियड निकाल सकते हैं। तो टाइम पीरियड निकालने के लिए हमारे पास ये फार्मूला है। अब ज़रा क्वेश्चन की स्टेटमेंट पे चलते हैं। क्वेश्चन की स्टेटमेंट में उसने कहा कि आप अगर उसकी लेंथ को डबल कर दो, सॉरी अगर आप उसकी लेंथ को डबल कर दो तो उसके टाइम पीरियड पे क्या फ़र्क पड़ेगा। तो सिंपली आपके पास ये लेंथ आ रही है फार्मूले में स्क्वायर रूट एल ओवर जी। अगर मैं एल की जगह पे 2l पुट कर दूं तो फार्मूले में क्या फ़र्क पड़ेगा। कहता है इफ़ द लेंथ इज़ डबल, कहता है अगर आप लेंथ को डबल कर दो देन न्यू टाइम पीरियड टी डैश। अब दोनों में फ़र्क करने के लिए ये इसको हमने टी टाइम पीरियड कहा जो जनरलाइज है। अब जब हम उसकी लेंथ में चेंज करेंगे तो बेसिकली टाइम पीरियड भी चेंज होगा, तो उसको हमने टाइम पीरियड को नाम दिया टी डैश। विल बी कैलकुलेटेड एज फॉलोज, कहता है इसको हम कैलकुलेट कर सकते हैं। टी डैश इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी। अब जिधर एल आ रहा था एल की जगह पे आपने क्या पुट कर दिया, एल की जगह पे आपने 2l पुट कर दिया। अब स्क्वायर रूट की प्रॉपर्टी है कि अगर दो नंबर मल्टीप्लिकेशन में हो तो दोनों का स्क्वायर रूट आप अलग-अलग करके लिख सकते हो। तो इसी वजह से मैंने इधर स्क्वायर रूट 2 को अलग कर दिया और बाकी स्क्वायर रूट एल ओवर जी को वैसे ही है उसके साथ लिख दिया। अगर आप गौर करें स्क्वायर रूट 2 जो सा अगर मैं उसको बाहर लिख दूँ तो ये जो ब्रैकेट में अंदर मैंने चीज़ें लिखी हैं वो वही फार्मूला है जो टी का था बेसिकली टाइम पीरियड का। तो इधर आप इसकी जगह पे रिप्लेसमेंट कर सकते हैं 2 पाई अंडर रूट एल ओवर जी की जगह पे टी। तो आपके पास ये टाइम पीरियड में जो इजाफी फैक्टर आ रहा है वो स्क्वायर रूट 2 है। इसका मतलब कि अगर आप लेंथ को डबल करेंगे तो उसका जो सा टाइम पीरियड होगा वो कितने टाइम्स हो जाएगा, स्क्वायर रूट 2 टाइम्स हो जाएगा, वो भी डबल हो जाएगा। दिस शोज दैट द लेंथ इज डबल देन द टाइम पीरियड विल बिकम्स स्क्वायर रूट 2 टाइम्स। तो ये इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, इस वजह से मैंने इसको शॉर्ट क्वेश्चन को, ये एक्सरसाइज में भी है तो इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन इसको आपने याद करना है, ठीक है। उसके बाद एक दूसरा शॉर्ट क्वेश्चन है, कहता है जी अगर आप दूसरे शॉर्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट देखें, कहता है राइट डाउन द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन की जो खसूसियात हैं उनके बारे में आपने बताना है। तो बेसिकली पीछे हमने जो डिस्कशन की है वही ये सारी कि उसकी मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन कितना होगा, वेलोसिटी कितनी होगी, ठीक है। तो वो सारा का सारा प्रॉपर्टीज़ हैं ये आपने याद रखनी है। कहता है जी पहली प्रॉपर्टी है अ बॉडी एग्जीक्यूटिंग, कहता है एक बॉडी एग्जीक्यूट कर सकती है किसको, सिंपल हार्मोनिक मोशन। जो बॉडी सिंपल हार्मोनिक मोशन को एग्जीक्यूट करती है ऑलवेज वाइब्रेट अबाउट अ फिक्स्ड पोजीशन, कहता है वो फिक्स्ड पोजीशन के गिर्द वाइब्रेट करती है। फिक्स्ड पोजीशन को हम इक्विलिब्रियम पोजीशन कहते हैं या मीन पोजीशन भी कहते हैं। उसके बाद उसके एक्सेलेरेशन की बात करते हैं, कहते हैं इट्स एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टेड टुवर्ड मीन पोजीशन। कहते हैं इसका एक्सेलेरेशन जो सा होता है वो मीन पोजीशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टेड होता है एक्सट्रीम पोजीशन से। हमेशा उसकी डायरेक्शन किधर को होती है, ओ की तरफ, ठीक है। उसके बाद तीसरा पॉइंट आ गया, कहता है द मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलेरेशन इज ऑलवेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट। अब जो एक्सेलेरेशन का हमारे पास मैग्नीट्यूड होगा वो डिस्प्लेसमेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर बॉडी मीन पोजीशन से ज़्यादा फासले पर है तो इसका मतलब उसका एक्सेलेरेशन भी ज़्यादा है। अगर मीन पोजीशन पे है तो उसका एक्सेलेरेशन ज़ीरो है। तो इधर से क्लियरली हमें पता चल गया कि मीन पोजीशन पे एक्सेलेरेशन क्या होगा, ज़ीरो होगा, जबकि वेलोसिटी क्या होगी, ज़्यादा से ज़्यादा होगी। कहता है जी सच दैट एक्सेलेरेशन विल बी जीरो एट मीन पोजीशन। कहता है एक्सेलेरेशन मीन पोजीशन पे जीरो होगा वाइल इट इज मैक्सिमम, क्योंकि जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है वो हमारा होता है एक्सट्रीम पोजीशन पे। तो कहता है इट इज मैक्सिमम एट एक्सट्रीम पोजीशन पे मैक्सिमम होगा। अब हम चौथी प्रॉपर्टी बात करते हैं वेलोसिटी की। तो वेलोसिटी कहता है जी वेलोसिटी इज मैक्सिमम एट मीन पोजीशन पे वेलोसिटी मैक्सिमम होगी, जबकि एक्सेलेरेशन क्या होगा, जीरो होगा। इसी तरह अगर हम बात करें एक्सट्रीम पोजीशन की तो एक्सट्रीम पोजीशन पे आपका जो वेलोसिटी है वो जीरो होगी, मिनिमम जिसे हम कहते हैं। तो थोड़ा सा ऑपोजिट कंट्राडिक्शन है वेलोसिटी में और उसके साथ आपकी एक्सेलेरेशन में। अब अगली हमारी कुछ प्रॉपर्टीज़ हैं, ये भी हमारी सिंपल पेंडुलम के या सिंपल हार्मोनिक मोशन के बारे में ही है। तो कहता है डिफाइन द फॉलोइंग। पहली आ गई वाइब्रेशन को हम सिंपल साइकिल भी कहते हैं, रोटेशन भी कहते हैं। तो वाइब्रेशन क्या है, कहता है जी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप, एक मुकम्मल जो चक्कर है, जो बॉडी एक मुकम्मल चक्कर अदा करती है किधर से, ए से दोबारा जब ए पर आएगी मोशन करते हुए तो इसको एक
कंप्लीट राउंड ट्रिप कहते हैं। कहता है जी इसको हम क्या बोलते हैं, कहता है जी वन कंप्लीट राउंड ट्रिप ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी अबाउट मीन पोजीशन इज कॉल्ड वन वाइब्रेशन। इसको हम एक वाइब्रेशन का नाम देते हैं। उसके बाद आ गया टाइम पीरियड। टाइम पीरियड के बारे में भी मैंने पहले आपको बता दिया। टाइम पीरियड आपके पास क्या है, टाइम पीरियड वो वक्त है जिसमें बॉडी अपनी एक रोटेशन कंप्लीट करती है। कहते हैं जी टाइम टेकन बाय द वाइब्रेटिंग बॉडी टू कंप्लीट इट्स वन कंप्लीट वाइब्रेशन। वन कंप्लीट वाइब्रेशन या वन कंप्लीट साइकिल, वन कंप्लीट रोटेशन। तो ये जो टाइम आएगा उसको हम क्या बोलेंगे, टाइम पीरियड। वो टाइम पीरियड का फार्मूला पीछे आपके पास T=2π/L/G है, वो सिंपल पेंडुलम के लिए है। और जो हमारे पास अगर हम बात करें मैं स्प्रिंग सिस्टम की तो वो क्या है, T=2π/M/K। अच्छा जी, उसके बाद आ गया फ्रीक्वेंसी। फ्रीक्वेंसी क्या है, अब एक सेकंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशंस करेगी, जितने चक्कर मुकम्मल करेगी, उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी बोलते हैं। नंबर ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी इन 1 सेकंड। कहता है एक सेकंड में बॉडी जितनी वाइब्रेशन कंप्लीट करेगी उसको क्या बोलते हैं, फ्रीक्वेंसी कब बोलते हैं। इट इज़ रेसिप्रोकल ऑफ द टाइम पीरियड। कहता है ये टाइम पीरियड का आपके पास क्या है, रेसिप्रोकल है। उसके इसी वजह से हम इस फ्रीक्वेंसी को F से रिप्रेजेंट करते हैं और 1/T जो टी कैपिटल है, तो ये इसका फार्मूला है हमारे पास। और फ्रीक्वेंसी का यूनिट होता है हर्ट्ज, जो कि हम नेक्स्ट चैप्टर में, सेकंड चैप्टर में हम पढ़ेंगे। उसके बाद आ गया एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड क्या है, एम्पलीट्यूड हमारा मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको हम क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। द मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी ऑन आइदर साइड्स फ्रॉम इट्स मीन पोजीशन। मीन पोजीशन से जो मैक्सिमम डिस्प्लेसमेंट है एक्सट्रीम पोजीशन तक, उसको क्या बोलते हैं, एम्पलीट्यूड बोलते हैं। तो बेटा यही आज का आपका लेक्चर था। आपने इस लेक्चर को अच्छी तरह लर्न करना है, उसको राइट करना है, और इसको पहली तो बात इसको ध्यान से सुनना है, समझना है, और अगर समझ आएगी तो फिर आपने इसको लर्न करना है अच्छी तरह। और इसी तरह आपको ये जो सी मैंने ये लेक्चर प्रिपेयर किया है, ये PDF फॉर्म में भी आपको मिल सकता है। नीचे जो लिंक है डिस्क्रिप्शन में, वहाँ पे आप क्लिक करें तो आपको ये PDF फॉर्म में लेक्चर मिल जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और प्लीज़ अपने पेरेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए और उन मरीज़ों के लिए दुआ करें जो कोरोना वायरस के खिलाफ सफ़र कर रहे हैं। अल्लाह पाक हमारी मुल्क को, हमारे लोगों को, हमारे पेरेंट्स को, टीचर्स को, और जितने भी कह लें जी इस बीमारी में मुब्तला हैं, उन सब को अल्लाह ताला सेहत कामला अजला अता फरमाए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो, ये लेक्चर अच्छा लगा हो, इसमें कुछ कंटेंट्स आपको पसंद आए हों, इससे रिलेटेड मज़ीद वीडियोस के लिए हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें ताकि आने वाली मज़ीद फर्दर वीडियोस आप तक पहुंच सकें। थैंक यू।